नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। तो दोस्तों, डूरेंट लाइन अभी बहुत एक्टिव है, एक्शन में है। तालिबान कॉन्स्टेंटली हमला किए जा रहा है और पाकिस्तान अंदर से इम्प्लोड हो रहा है। तहरीक लबैक ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रेडिकल एक इस्टेब्लिशमेंट है। साद रिजवी, जिसके बारे में अभी र्यूमर आपने सुना होगा कि गोली लग गई, उसके बेटी को भी गोली लग गई। और आज ये भी डिक्लेयर किया गया कि साद रिजवी को टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। तो ये बड़ी अजीब घटना है कि तहरीक लब्बैक जो इस्टेब्लिशमेंट का सबसे चहीता एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, जिसका एक मास मूवमेंट है, कभी भी मास को मोबिलाइज कर सकता है स्ट्रीट पे। ऐसी क्या ठनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आर्मी के साथ, कि वो स्ट्रीट्स पे आ गए और उन्हीं के 200 लोगों को मार दिया गया है। और साद रिजवी के बारे में भी र्यूमर्स चल रही है। तो इस कन्फ्यूजन को समझने के लिए एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन जो है पाकिस्तान का, ये हमें समझना पड़ेगा। और ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, फीचर्स हैं पाकिस्तान में, और जो फॉल्ट लाइंस हैं, उसको दूसरी एजेंसियां, चाहे वो रॉ हो, चाहे और कोई भी हो, ये इसको कैसे खेल रही है। डॉलर की वैल्यू घट रही है, डी डॉलराइजेशन की तरफ पूरी दुनिया एक रिसिट की तरफ बढ़ रही है। क्रिप्टो में रिसेंटली क्रैश हुआ, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इंडिया और चाइना कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट पे यूएस को कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है। और ये सारी चीज़ें अपरेंटली आप कहेंगे कि गोल्ड का प्राइसेस बढ़ना, क्रिप्टो प्राइस में अचानक एक फ्लैश क्रैश आना, और डॉलर रीसेट होना, और तबरीक लबैक और तालिबान के अटैक करने में क्या समानताएं हैं और इसमें क्या रिलेशन है। ये रिलेशन है, और इन्हीं चीज़ों को, डॉट्स को ज्वाइन करने की आज हम कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं इन चीज़ों पे कि तबरीक, जो तहरीक लबैक है, ये बेसिकली दोस्तों एक एक बरेलवी सेक्ट है। जो सुन्नी में तीन मेजर जो डिविजन्स हैं, सेक्ट हैं, जिस पे पाकिस्तान आज चल रही है, जो मेजर पावर्स हैं, वो देवबंदी है, बरेलवी है और अहले हदीस है। तो जियाउल हक ने जिस समय पाकिस्तान आर्मी को पूरा रेडिकलाइज किया था, तो वो बेसिकली वो देवबंदी इस्टेब्लिशमेंट थी। और देवबंदी बेसिस पे पूरे पाकिस्तान आर्मी को रेडिकलाइज किया गया। और इसी समय धीरे धीरे ये देखा गया कि अहले हदीस और ख़ास करके जो बरेलवी हैं, वो धीरे धीरे वो साइडलाइन होते चले गए। तो इनमें कहीं ना कहीं एक रोष पैदा होने लगा। साद रिजवी के फादर जो थे, ये तहरीक लब्बैक को फाउंड किए। अब कहीं भी ये जब कंट्रडिक्शंस एंड फिशर्स, ये फॉल्ट लाइन स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे ही एक गेम हो जाने की एक संभावनाएं रहती हैं। जो दूसरे एजेंसी हैं, इसी फॉल्ट लाइन को कैप्चर करने का कोशिश करता है। तो अब हम देखते हैं चीज़ें आगे कैसी हुई। एक दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग सी घटना सामने आई है। डार्क नेट के ट्रेल से ये पाया गया है कि रिसेंट समय में तहरीक लब्बैक को एक हेवी फंडिंग हुई। साद रिजवी और उनके कुछ जो उनके नीचे के दो तीन कमांडर सऊदी में जाके कुछ अननोन लोगों से कुछ डील किया पिछले सप्ताह, और वहाँ पे कुछ क्रिप्टो एंड पैसों को लेन देन हुआ और कुछ करारें की गई। ये सारी चीज़ें को तो हम सिर्फ डॉट ही जोड़ सकते हैं। और उसके बाद ये जो गाज़ा में जो पीस हुआ, यहाँ पे पाकिस्तानी जो स्टैब्लिशमेंट है वो वहाँ चले गए। शहबाज शरीफ शर्मा से इजिप्ट में जाके इस पीस टॉक में जाते भी हैं, ट्रम्प को भर भर के वो तारीफ़ें भी करती हैं।
और इधर तबरी तहरीक लब्बैक जो है वो स्ट्रीट पे उतर जाती है कि इस ट्रीटी को हम मानते नहीं हैं और हम इज़राइल का खात्मा चाहते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन को बहुत बारीकी से दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के स्टेट पॉलिसी में इज़राइल को खुल के हमला करना ये है नहीं। इस चीज़ को देखिएगा, क्योंकि अमेरिका के लिए इज़राइल जो है एक अनसिंकेबल शिप है, और कोई अगर एक स्टेट पॉलिसी बना लेता है कि मुझे इज़राइल के अगेंस्ट जाना है, तो वो जो एक ज्यूइश लॉबी है अमेरिकन सेनेट में, अमेरिकन कांग्रेस में, वो वहाँ सही नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ भी एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है। इसीलिए वो कभी भी स्टेट पॉलिसी में इज़राइल को अपना दुश्मन नहीं बोल सकता है, या वैसे तो इज़राइल का कोई एम्बेसी पाकिस्तान में है नहीं, लेकिन आप कोई अगर प्रोटेस्ट करता है अमेरिकी एम्बेसी के सामने जाके और वो इज़राइल हाय हाय का नारा लगाता है, तो वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड उसे समझा जाएगा। ये पाकिस्तान कभी चाहता नहीं है। इसमें देखिए एक इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आता है कि पाकिस्तान का हर बच्चा बच्चा इज़राइल और यहूदियों की मौत चाहता है, लेकिन स्टैब्लिशमेंट इसको ऑफिशियली कभी नहीं बोल सकता है कि हमें, जैसे ईरान में है ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इज़राइल की एग्जिस्टेंस को ही वो डिनाई करता है, लेकिन पाकिस्तान ये चीज़ कर नहीं सकता है। डेथ टू इज़राइल ये ईरान के स्टैब्लिशमेंट का एक स्टेट पॉलिसी है। पाकिस्तान ये चीज़ कर नहीं सकता है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में भी कई खेमे हैं। एक खेमा प्रो तालिबान है, एक खेमा टोटली एंटी अमेरिकन है, एक खेमा चाहता है कि इज़राइल के साथ एक डिप्लोमेटिक बैक चैनल ट्रैक्स बनी रहें, एक तबका है जो ये चाहता है डेथ टू इज़राइल। तो इन्हीं कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच में ही पाकिस्तानी आर्मी फंसा रह जाता है, और इसी फॉल्ट लाइन को ही खेलते हुए तबरीक लब्बैक को ठीक चेस बोर्ड गेम की तरह उतारा गया, और वो कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा अपने समर्थकों को लेके, और अमेरिकन एम्बेसी के सामने हम ये प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये होने नहीं दिया जाता है और वहीं पे गोली चला दी जाती है। यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शंस का गेम जो है ये आता है। और इधर तालिबान देखिए क्या कर रहा है। आपको याद होगा दोस्तों कि 2022 में तालिबान को इंडिया ने एम्बेसी तो नहीं खोला, लेकिन एक टेक्निकल एक ऑफिस काबुल में जून 2022 में भारत ने खोला, और 50,000 केजी गेहूं वो एज अ फूड सिक्योरिटी उन्हें दिया। वहाँ से तालिबान के साथ भारत ने एक बैक चैनल डिप्लोमेसी स्टार्ट किया, और वहाँ से कई सारे डेवलपमेंट के काम भी भारत ने स्टार्ट किया। अब अफ़गानिस्तान का जो पूरा वखान कॉरिडोर और जो भी बेग्राम एयरबेस की तरफ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। अब वहाँ का जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंक्लूडिंग द वाटर, उसको इतने अच्छे से अफ़गानी आज के डेट में तालिबान उसको कंट्रोल कर रहे हैं कि पूरा वेस्ट और वो जो मिडल ईस्ट है, वो मिडल ईस्ट से लेके तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे परेशान हो गए कि इनको अब पानी के लिए तालिबान पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और यहाँ पे चाइना का एंगल भी कैसे आता है कि आज जब पाकिस्तान से चीन धोखा खा चुका है, तो चीन तालिबान को ये पता चला है कि ड्रोन्स भी दे रहा है। बहती गंगा में चीन भी अब अ, हाथ धोना चाह रहा है। अमेरिका को बेग्राम एयरबेस से चीन भी भगाना चाह रहा है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो चीन का जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो रॉ के साथ कर रहा है, और कहीं ना कहीं एक
डिप्लोमेसी में चीन और भारत देखिए कैसे खेल रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है अफ़गानिस्तान में, जिसके थ्रू तालिबान आज उस रीजन का वाटर को कंट्रोल कर रहा है और चीन को बहुत पानी की ज़रूरत है। तो भारत का चूँकि वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, तो भारत ये कह रहा है कि अफ़गानों के थ्रू आपको पानी प्रोवाइड किया जाएगा। चीन का जो ये अरुणाचल प्रदेश में भी जो एक बहुत बड़ा जो उनका जो एक इंटरेस्ट था, उस इंटरेस्ट का एक बहुत बड़ा कारण पानी भी था। तो इंडिया अगर कहता है कि अफ़गानों के थ्रू पानी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और रेयर अर्थ मिनरल भी वहाँ पे हम दोनों एक साथ डील कर सकते हैं। इधर रिसेंटली आपने सुना होगा कि चीन अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल तो नहीं दे रहा है, लेकिन भारत को रेयर अर्थ मिनरल वो प्रोवाइड कर रहा है, और शर्त ये है कि भारत रेयर अर्थ मिनरल को किसी और को, खास करके अमेरिका को, नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे ये पूरा रीजन जो है, ये एक अजीब से सी सॉ एक मॉडल में कन्वर्ट हो चुका है, जहाँ पे हर कोई चेस बोर्ड की तरह एक अपने मूव्स को खेलने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे डॉलर का गेम कैसे आता है? ये जो डी डॉलराइजेशन की जो बात आती है कि अमेरिका जो अफ़गान रीजन में रेयर अर्थ को लेके और जो जो बेग्राम एयरबेस है उसको लेने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे तालिबानों के थ्रू भारत ने और चीन ने भी मिलके अमेरिका को एक चेकमेट किया है कि उस जगह को इतना ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर दो कि अमेरिका का वहाँ घुसना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और जहाँ तक डी डॉलराइजेशन की बात है कि डॉलर के साथ रेडिकलाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। ये पेट्रो डॉलर के थ्रू ही ये वहाबी जो पूरा रेडिकलाइजेशन है, मदरसा क्रिएट करना पूरा पाकिस्तान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग बांग्लादेश, ये डॉलर का ही खेल है। डॉलर इधर वीक हो रहा है, ये चीज़ चीन भी समझ रहा है। अब अभी जो ट्रेजरी बॉन्ड्स जो इस अक्टूबर में डॉलर के ट्रेजरी बॉन्ड अभी मैच्योर होने स्टार्ट हो गए हैं और इंडिकेशंस बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। चीन ने पिछले 15 सालों में लगभग लोएस्ट ट्रेजरी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जो है डॉलर के, वो खरीदा है। इसका मतलब डॉलर धीरे धीरे वीक हो रहा है। और इस रीजन में कहीं ना कहीं इंडिया और चीन का आना स्ट्रैटेजिकली ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर डॉलर लूज़ करेगी तो अमेरिका कमज़ोर होगा, वहाँ की परचेजिंग पावर कमज़ोर होगी, तो चाइना के पास भी इंडिया को छोड़ के दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं। तो इसलिए चाइना को इंडिया के करीब आना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इस बारे में बहुत लोग कम बात करते हैं कि चाइना के साथ इंडिया का हिस्टोरिकली भी और इन फ्यूचर भी हम लोग नेचुरल एनिमीज़ नहीं हैं। हमारे बीच में, चूँकि हम नेबर्स हैं, तो नेबर्स के बीच में अक्सर डिफरेंसेस हुआ करती है। तो इन्हीं डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करके CIA ने 60s में हम इस डिफरेंस को एनिमिटी में कन्वर्ट कर दिया और हमें परमानेंट एनिमीज़ के कैटेगरी में ला दिया। ये CIA इस चीज़ का हमेशा मास्टर रहा है कि नेबर्स को हमेशा लड़ा दो, डिफरेंसेस को जो है वो एक एनिमिटी में कन्वर्ट कर दो, छोटे से डिफरेंस से एक दूसरे के को आप एनिमी बना दो। तो ये इनका टूल किट का पार्ट है। वो 60 का दशक था जिस समय दलाई लामा को CIA के मदद से भारत दलाई लामा को धर्मशाला में ले आते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो एक स्ट्रेटेजिक भूल भी थी। CIA जानता था कि इस मूव से चाइना इंडिया से खफा होगा और
इसलिए भारत और चीन के बीच में युद्ध भी हुआ, और कहीं न कहीं CIA का ये मास्टर स्ट्रोक था कि इंडिया और चीन को ये घटना करके इन दोनों को एनिमी बना दो। तो अब ये 2014 के बाद से मोदी जी धीरे धीरे बैक चैनल डिप्लोमेसी एंड कल्चरल टाइज, इन दोनों के माध्यम से, और अभी ट्रम्प के आने से जो इंडिया और चाइना दोनों के ऊपर जो टैरिफ्स हो रही हैं, तो ये परफेक्ट टाइम है कि ट्रम्प का टैरिफ और उनका जो रवैया है वो इंडिया और चाइना दोनों के प्रति खराब है। तो स्ट्रैटेजिकली और गेम थ्योरी के हिसाब से भी इंडिया नज़दीक आए, डॉलर कमज़ोर हो रहा है, गोल्ड इंडिया और चाइना बहुत एग्रेसिवली पिछले 3 साल से इसीलिए वो लोग खरीद रहे हैं। और ट्रम्प बैक जितने भी क्रिप्टो हैं, जिस डॉलर को ट्रम्प ने चाहा था कि क्रिप्टो में कन्वर्ट करके वो अपने लिए पैसा भी बनाएगा और डॉलर के कमज़ोरी को वो क्रिप्टो में कन्वर्ट करेगा, उसको भी चीन ने डंप कर दिया है। नॉर्थ को भी, कोरिया को भी बोल दिया है कि ट्रम्प बेस्ड जितने भी क्रिप्टो हैं उनको डंप करो। तो ये एक खेल चल रहा है। चीन आज इंडिया के साथ एक रेयर अर्थ के गेम में, वो जो पूरा कॉरिडोर है उस पर इन्वॉल्व है। एक 2 दिन पहले की बात है कि रॉ और जो चाइनीज़ जो एजेंसी है इंटेलिजेंस की, उनके साथ एक पूरा अफ़गानिस्तान के मैप को लेके एक डिटेल डिस्कशन हुआ था, और उसमें कुछ स्ट्रैटेजिक मूव्स डिस्कस की गई थी कि आने वाले समय में इस जगह को कैसे प्ले आउट किया जाए। और ख़बर ये भी आ रही है दोस्तों कि कुछ स्ट्रैटेजिक पोजीशन को तालिबान ने पाकिस्तान से कैप्चर कर लिया है, और वो किसी भी समय गिलगिट को वो कैप्चर कर सकते हैं। और उन्होंने कह भी दिया है कि गिलगिट को कैप्चर करके वो उसे भारत को देना चाह रहा है। इस चीज़ में सैटेलाइट रेकॉन्सा, ड्रोन्स और मैनुअल इंटेलिजेंस से भी चीन तालिबान को मदद कर रहा है। और भी बहुत सारे लॉजिस्टिक सपोर्ट हैं जो इधर से रॉ भी प्रोवाइड कर रही है, जिसके डिटेल बहुत ज़्यादा यहाँ दिए नहीं जा सकते हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट दोस्तों आज हो रही हैं, और पाकिस्तान का जो इस्लाम को वेपनाइज करके जो वो आगे बढ़ना चाह रहा था, इस्लामाइज करके, और पाकिस्तानी आर्मी को पूरा रेडिकल बना के जो वो बाहर में एक लेवरेज लेना चाह रहा था, वही आज उसे इंटरनली इम्प्लोड करा रहा है। तो ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इंडिया चाइना का दोनों की इंटेलिजेंस इस पूरे रीजन में कैसे प्ले आउट कर रही है, तहरीक लब्बैक में जैसे मैंने बताया कि ये आपके और हमारे इमेजिनेशन पे है कि किसने उन्हें फंड किया ताकि तुम वहाँ आग लगाओ। इन डॉट्स को ज़रा आप भी जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। और अगर साद रिजवी को कुछ हो जाता है तो आप मान के चलिए कि पूरे पाकिस्तान में एक सिविल वॉर की सिचुएशन आ जाएगी। इन चीज़ों पे दोस्तों हमारी नज़र आगे भी बने रहेगी। तब तक मैं आनंद रूपम आपसे आगे चाहता हूँ।